अस्सलामु अलैकुम। अब्दुर्रहमान को जिस्मानी अज़ा को सुन करने वाली दवाई चाय में मिलाकर दी गई थी, जिससे इसका ज़हन और हाथ पांव 3-4 घंटों के लिए बिल्कुल सुन पड़ जाएं। जी साहब जी, मैंने इन्हें खुद चाय पीने के थोड़ी देर बाद ही जमीन पर गिरते हुए देखा था। मैंने खामोशी से इन्हें बेड पर लटा दिया और आपको बुलाने चला आया। बहुत बहुत अच्छा काम किया तुमने शहाब, इसका इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। अजलाल मलक मसरत बड़े लहजे में हबासत से मुस्कुराते हुए गोया हुए। अबू जी ने धोखा किया मेरे साथ, सबके सामने कहा कि सारी की सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे और जल्द अज जल्द अपनी वसीयत को बदलवाएंगे, मगर समझ नहीं आता क्यों अपनी वसीयत चेंज नहीं करवाई, क्यों इसे हिस्सेदार बना गए मेरी सारी जायदाद का। वो बेड पर बेसुस्त लेटे अब्दुर्रहमान को खार की निगाह से देखते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से अपनी जायदाद में हिस्सेदार बना लूंगा तुम्हें? नहीं नहीं अब्दुर्रहमान, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी आंखों में जायदाद के लालच की पट्टी बन गई थी, ऐसी अंधी पट्टी जिसने इन्हें अंधा कर दिया था। जायज और नाजायज की तमीज को बिल्कुल भुला दिया था। किसी जान का नाहक कत्ल कितना बड़ा गुनाह है वो ये भूल बैठे थे। दौलत खून सफेद कर चुकी थी इनका। जायदाद में अब्दुर्रहमान को शरीक बनाने के लिए वो हरगिज भी तैयार न थे। वैसे तो जरूरत नहीं है, फिर भी दोनों पाँव पकड़ लो इसके। उन्होंने सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए अपने मुलाजिम को हुक्म दिया था। जी साहब जी। वो हुक्म मिलते ही इसके पाँव की जानिब झुककर मजबूती से पकड़कर खड़ा हो गया। अब्दुर्रहमान, अबू तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, इसलिए तुम भी इनके पास चले जाओ, यहाँ की फिक्र मत करना, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते ही बेड पर रखा हुआ तकिया उठाकर अपने बाई के मुंह पर रखकर इसका सांस घोटने लगे। दवाइयों के जेरे असर अब्दुर्रहमान कोई एहतजाज तक न कर सका था। अजलाल मलक ने तकिया तब तक न हटाया जब तक यकीन न हो गया कि इसकी रुख दुनियाए फानी से परवाज कर चुकी है। इन गमों और हादसात ने इसकी शख्सियत पर बहुत बुरा असर डाला था। अभी वो सिर्फ और सिर्फ 6 साल का ही तो था जब इसने अपनी चाचा का कत्ल अपनी आंखों से होते हुए देखा, वो भी सिर्फ और सिर्फ जायदाद की खातिर और जायदाद के लिए, जायदाद की लालच में। सितम तो ये था कि कत्ल करने वाला जालिम कोई और नहीं, अपना ही बाप था। इस नन्हे दिल पर क्या बीती थी अपने बाप को कत्ल करता देखकर, ये बस वही जानता है। साहब, शहाब की नजर अचानक ही खुली अलमारी से झांकते हुए बच्चे पर गई थी जो बहुत खौफजदा दिखाई दे रहा था। इसने अजलाल मलक को आंखों के इशारे से जाजा की मौजूदगी की इत्तला दी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो जाजा? अजलाल मलक हमेशा अपने गुस्से पर जब्त करते हुए खौफ के मारे इसकी जबान साथ नहीं दे रही थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कुछ नहीं देखा तुमने, सुना तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने यहाँ? वो खासा वजीली आवाज में इसे मजीद डराने लगे। इसका पूरा वजूद बुरी तरह कपकपा रहा था। जाजा, तुम्हें पता है जो बच्चे मेरी बात नहीं मानते मैं इनका साथ क्या सलूक करता हूँ? मैं इन्हें सजा के तौर पर अंधेरे कमरे में बंद कर देता हूँ, वो भी अकेले। क्या तुम अंधेरे कमरे में अकेले बंद होना चाहते हो? बजाय इस बच्चे की हालत को समझने के इसे मजीद खौफ में मुब्तला करने लगे। नहीं डैड, मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी। वो लरजते हुए टूटे फूटे लफ्ज अदा करने लगा। वो इतना खौफजदा हुआ कि इसे बुखार रहने लगा। वो बहुत डरा सहमा रहता कि एक छोटी सी परी इसकी जिंदगी में आई। मोहतरमा अरूसा हॉस्पिटल से जैसे ही नजमा को लेकर घर आई, वो इस बच्ची को देखने के इश्तियाक में इनके कमरे में खुद चला आया। वो बच्ची इस लम्हे चूल्हे में थी। वो पहली बार किसी छोटी सी बच्ची को देख रहा था, इसलिए हिचकिचाहट के साथ साथ इसे छूने के लिए अपनी शहादत की उंगली आगे बढ़ाई।
परी ने अपनी नन्ही मुन्नी उंगलियों से इसकी शहादत की उंगली को फौरन ही पकड़ लिया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो बहुत क्यूट हो बेबी। जहां मलक मेंशन के लोग इसे वहशिया और अब्दुर्रहमान की बेटी होने के सबब देखना तक पसंद नहीं करते थे, वहीं जाजा बचपन से ही उस परी के लिए अपने दिल में एक नरम गोशा पाता था। इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब कोई इस नन्ही परी को तकलीफ पहुंचाता, चाहे फिर वो इसका सगा भाई ही क्यों ना होता। मुहीब और नजमा के दरमियान सालगिरह पर हुई लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ जाजा का हुआ था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद नजमा को अनाइजा बेगम अपने साथ ले गई थी। इसका दिल नहीं लगता था उस परी के बगैर। अभी इस परी की जुदाई का गम कम था इसकी जान पर, जो वालिदैन के दरमियान नचाकी के सबब तलाक होते होते देखी। अपने वालिद और बड़े भाई की जुदाई भी बर्दाश्त की। अपने ननियाल में मामू और मामी का सख्त रवैया भी सहा, इनकी बदसलूकी भी बर्दाश्त की। इन सब हादसों ने इसके जहन पर बहुत गहरा असर मरतब किया। जवानी की दहलीज पर जब कदम रखा तो ख्वाबों में अभी तक इसी लड़की का बसेरा पाया, जिसे देखे सालों गुजर चुके थे। अपने दोस्तों के साथ वो कैलिफोर्निया गया घूमने फिरने के इरादे से। वहां महज इत्तेफाक से वो दुश्मन जान मॉल में एक लाल रंग की मैक्सी देखती हुई नजर आई। पहले तो यकीन ही न आया इस हसीन इत्तेफाक पर, मगर वो सच में सामने खड़ी थी। वो पहली निगाह में ही उसको पहचान गया था, और क्यों करना पहचानता। उस दुश्मन जान की तस्वीर तो दिल पर नक्श थी। जैसे कोई बच्चा कैंडी को देखकर राल टपकाता है, वो भी बिल्कुल उसी तरह उस मैक्सी को देख राल टपकाती हुई महसूस हुई उससे। हाय, इतनी महंगी क्यों हो तुम? अल्लाह, मेरा बहुत दिल है तुम्हें लेने का, मगर मेरे पूरे साल की सैलरी भी लगा दूं तो भी तुम्हें मैं नहीं खरीद सकती। समझा करो प्लीज, अब मेरे सामने मत आना। वो एक स्टैचू पर लगी मैक्सी के दामन को पकड़कर बिल्कुल बच्चों की तरह रोतो सा मुंह बनाकर बोल रही थी, जिसे सुनकर वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। पहली ही निगाह में वो दिल की गहराइयों में उतरी थी। वो इसके पीछे पीछे कई दिनों तक खामोशी से घूमता रहा, छुप छुप कर इसके लम्हे की तस्वीरें लेता रहा। वो सरप्राइज देना चाहता था। इस लड़की की सालगिरह थी। अपने दोस्तों के साथ वापस नहीं आया, बल्कि वहीं रुका। इरादा तो सरप्राइज देने के साथ साथ प्रपोज करने का भी था। वो बहुत ज्यादा नर्वस था, मगर एक्साइटेड भी था। खुद भी वाकिफ नहीं वो दुश्मन जान कब से उसके दिल में गर्व किए बैठी थी। सारे अरमान कांच की तरह बिखरे जब अपनी जगह ज़ारून को घुटनों के बल बैठकर उसे प्रपोज करता पाया। फिर भी उम्मीद बांधे खड़ा रहा कि शायद वो इनकार कर देगी, कहे कि इसकी जिंदगी में पहले से कोई मौजूद है, मगर ऐसा ना हुआ। नजमा ने तो बाखुशी इसके प्रपोजल को कबूल कर लिया। इसके नजदीक ज़ारून की सबसे बड़ी गलती इसके और नजमा के दरमियान आना था। वो टेबल पर रखे तोहफों के साथ अपना गिफ्ट छोड़कर पलट आया। इसने वापस जाते ही मुहीब से बात की, मगर वो तो कुछ और ही प्लान रखता था उसके मुस्तकबिल के हवाले से। एक बार भी मुहीब ने या किसी और घर वाले ने इसके जज्बात को बिल्कुल भी समझने की कोशिश ही न की। आखिर वो लड़की इसकी बचपन की चाहत थी, कैसे भूल सकता था इसे। बारी तो तब हुआ जब घर वालों को मुहीब और नजमा की शादी के प्लान बनाते देखा। मुहीब को डायरेक्ट नुकसान पहुंचाने की तो इसके बिल्कुल भी हिम्मत न थी, इसलिए ज़ारून को मार कर इसके कत्ल के केस में मुहीब को जेल में डलवा देना चाहता था। इस तरह नजमा और मुहीब की शादी भी रुक जाती और ज़ारून नामी कांटा भी इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाता। जब जोड़े आसमान पर लिखे हों तो वो बनकर ही रहते हैं। मुहीब अजलाल मलक अपने नसीब में लखवा कर लाया था उस परी को, जिसके सबब जजा हाथ मलता रह गया और न चाहते हुए भी नजमा को मुहीब अजलाल मलक के निकाह में बनता हुआ देखा। बाकी सब की तरह उसका भी यही गुमान था कि मुहीब नजमा से सख्त नफरत रखता है। वो इससे सिर्फ और सिर्फ जायदाद के लिए कागजी निकाह कर रहा है, इसे कभी भी अपनी बीवी होने का दर्जा नहीं देगा। इसने देख रखा था मुहीब गिन खाता है इस लड़की के छूने से भी
मगर जान तो तब निकली जब मुहीब को उड़ता हुआ पाया कि वो नजमा को अपने साथ कमरे में लेकर जाएगा। वो अब बीवी है इसकी। वो एक जख्मी लोमड़ी की मानिद था जिसे न चाहते हुए भी हार माननी पड़ी। वो बस अपनी मोहब्बत को खुश देखने की आरजू रखने लगा था। इतनी सी तो ख्वाहिश थी कि इसकी कि वो चहकती और महकती मुस्कुराती हर दम नजर आए इसे, बिल्कुल इसके उलट पाता। मगर वो बिल्कुल इसके उलट पाता। मुहीब इसकी नजर में सिर्फ दिल लगी कर रहा था, जो बिल्कुल गलत था। जब बीवी कहकर हक लिया है तो अब दुनिया के सामने इसे वो रुतबा भी दे, इसे वो मकाम और इज्जत भी दे। मगर नहीं, वो तो इसे किसी गुनाह की मानिद छुपा कर कमरे में कैद रखा हुआ था। वो फिर भी बर्दाश्त करता रहा। मगर इस लम्हे सारी बर्दाश्त की हदूद पार हुई जब इसे सीढ़ियों से नीचे गिरता हुआ पाया। इसके खून में लथपथ सरापे को अपनी बाहों में बड़ा। वो हद थी अजलाल मलक की। वही जानता है कैसे जान सूली पर लटकी हुई थी। लगता था जैसे रूह फना हो जाएगी अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो। कदवरत मुहीब से इस लम्हे इस कदर बढ़ी जब इसे लापरवाही से हॉस्पिटल से वापस जाते हुए देखा। वो प्रेग्नेंट थी। इसके बावजूद इसे बीवी होने का हक न दिया, बल्कि उल्टा इसे कमरे में कैदी बनाकर रखा। इसके नजदीक मुहीब जानवर से बदतर सलूक कर रहा था इसकी मोहब्बत के साथ। इन सब के बावजूद वो कैसे खामोश तमाशाई बना रहता। इस बार उसने शहरियार को घर में गुंडे बेचकर पटवाया, क्योंकि शहरियार के वालिद बिजनेस फील्ड में अपना एक नाम और मकाम रखते हैं। इनसे पीछा छुड़वाना मुहीब जैसे शख्स के लिए आसान नहीं होता। वो दुनिया के सामने मुहीब को बचाने की जबकि पीठ पीछे फंसाने की हर मुमकिना कोशिश कर रहा था। मगर इस बार भी वो इसे फंसाने में कामयाब ना हो सका। वो नजमा को मुहीब अजलाल मलक के नकाह की कैद से आजाद करवाना चाहता था, जो बगैर इसकी मौत के बिल्कुल भी मुमकिन ना था। मुहीब की मौत हर तरह से इसके लिए फायदा मंद थी। उसे उसकी महबूबा मिल जाती और सारी की सारी जायदाद भी। मगर इस बारे में मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। वो रास्ताना अंदाज में होलनाक इंकशाफ करने लगा। सोबिया का जहन मफलूज हुए जा रहा था, मारे खौफ और दहशत के। इसके नजदीक ये लोग इंसान तो न थे, ये तो जानवर थे। वो वहशी दरिंदे जो इंसान के लबादे में मलबूस थे। मेरी बात सुनो सोबिया, ये सब हमारे लिए मैं कर रहा हूँ। तुम्हें मेरा साथ देना होगा इन सब में। वो इसकी रेशमी जुल्फों में अपनी उंगलियां उलझाते हुए बड़ी मोहब्बत से चूल लहजे में बोला, और अगर ना दूं तो बड़ी मुश्किल से अपने लर्जते और कपकपाते वजूद में हिम्मत जमा कर सवालिया अंदाज में वो पूछने लगी, तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। इस सालम ने गंभीर लहजे में बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया। इसका जवाब सुन वो बेचारी तो मानो पत्थर की बन गई। बिल्कुल यकीन ही न आया। वो खबीस शख्स तो जुल्मियत की इंतहा पर था। कितनी आसानी से कह दिया कि वो तलाक दे देगा, जैसे कोई गुड्डे गुड़िया का खेल हो। रिलैक्स यार, मजाक कर रहा था। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो। तुम क्यों मुहीब भाई जैसे शख्स के लिए अपने हस्बैंड को जेल में डलवाने लगी। इसने सोबिया के चेहरे के उड़ते हुए रंग देख लिए थे। वो इसे खौफजदा करना चाहता था, जिसमें वो कामयाब हो चुका था। माना अगले ही लम्हे वो मुस्कुरा दिया, मगर वो लड़की बेवकूफ बिल्कुल नहीं थी। वो इसके मजाक में छुपी हुई वार्निंग को समझ चुकी थी। नच कहाँ है? वो जैसे ही दवाइयों के असर से बाहर आया, सबसे पहले अपनी बीवी के मुतल्लिक ही इस्तफसार किया। शुक्र है खुदा का मुहीब तुम्हें होश आ गया। पलवशा जो बराबर में ही कुर्सी पर बैठी हुई थी, खुशी से उछलकर इसके सीने से आ लगी। वो अपनी खुशी में इतना सरशार थी कि मुहीब के कहे जाने वाले सवाल को ठीक तरह से सुना ही नहीं। पलवशा अकेली थी इसके साथ कमरे में। फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की जानिब बढ़ी, जबकि इस खूबरू नौजवान की निगाहें अपनी हसीन दिलरुबा को तलाश कर रही थी।
मुहीब की यादों में था कि वो आई थी मिलने, मगर धुंधला धुंधला सा। वो समझ नहीं पा रहा था वो ख्वाब था या हकीकत। सोबिया, नच कहाँ है? बड़े बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान, एक्टर, एक्ट्रेस, रिश्तेदार, अजीजो अकारब, दोस्त सब अयादत की नीयत से इससे मिलने आ रहे थे। हाल तो ये था कि इसका रूम फूलों के गुलदस्तों से भर चुका था। पलवशेस की मंगेतर की हसीयत से आने वाले मेहमानों को वेलकम कह रही थी। वो थक चुका था लोगों से मिलते मिलते। जब से वो होश में आया था वो दुश्मनी चाह नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही सोबिया कमरे में दाखिल हुई, मुहीब ने तेजी से इस्तफसार किया। वो अभी वो जवाब देती, इससे कबल ही कमरे का दरवाजा खुला। दोनों ने एक साथ ही दरवाजे की जानिब देखा। बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम? इस हसीन दिलरुबा को देखते ही वो खफगी से बोला था। वो सूप बना रही थी इसलिए देर हो गई आने में। वो लचकदार अंदाज में जवाब देती हुई इसी की जानिब चली आई। तुमने बनाया? मेरे लिए। हर बार वो नजमा को शौक में डालता था। आज इसकी बारी थी शौक में मुब्तला होने की। बेयकीनी के आलम में इसके हसीन सरापे को तकते हुए इस्तफसार करने लगा। हाँ, क्यों नहीं बनाना चाहिए था? क्यों नहीं बनाना चाहिए था मुझे? वो तेजी से आईब्रो उचकाकर छोटी छोटी आंखें करते हुए पूछने लगी। इसे लगा वो बगैर पिए ही रिजेक्ट कर रहा है, जैसा कि दिल को डर लाहक था। ये तो मोहब्बत थी जो इसके होश में आने की खबर सुनते ही वो किचन में घुस गई ताकि इसके लिए कुछ ऐसा बनाकर लेकर जाए जो इसके कमजोर जिस्म को रिकवरी करने में मदद करे। चाहती तो न्यूट्रिशन से बनवा लेती, मगर दिल ना माना, इसलिए खुद बनाया।